हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीई एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज के सेशन में एक नया कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया गया है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 और बाकी सिक्कों में 7:5 का अनुपात होता है। तो नए सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रखा है कि सोने और चांदी से बने, इसका मतलब यहां पर ये रहा सोना और ये चांदी, इनका ये मिश्रण है, सोने और चांदी का मिश्रण है। लिख रखा है कि सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले, यानी इनका जो भार है वो कैसा है, समान है। और टोटल सिक्के कितने हैं? 6 सिक्कों को आपस में गलाया जाता है और इन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। तो बोल रखा है कि एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात, एक में सोने और चांदी का जो अनुपात दे रखा है वो दिया गया है 2:1, एक सिक्के में ये सोने और चांदी का अनुपात। फिर आगे लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों में, अब की बार जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 2, और इनमें सोने और चांदी का अनुपात है कितना, 3:5। और लिख रखा है बाकी। अब एक बात बताइए, टोटल सिक्के कितने थे? 6 में से सिक्के यूज करने कितने कर लिए, 2 और 1 कितना, 3, यानी अब बाकी के बचे कितने हैं, 3। इन 3 में सोने और चांदी में जो अनुपात है वो दे रखा है 7:5। तो अब लिख रखा है कि नए सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, हमसे बोल रखा है कि जो इनका भार है वो कैसा है, समान। तो सबसे पहला काम इनके भार को बराबर करना। आप ये देखिए 2 और 1 यहां पर है, ये कितना 3, और ये 5 और 3 कितना है 8, और यहाँ 7 और 5 कितना है 12। और बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि दी गई संख्याओं का हमें क्या लेना है, लासा एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 12, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। यानी अगर हमें 24 बनाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 8 का, नीचे 3 का, और यहां कितना पड़ेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो अनुपात था इसमें सिक्का कितना था, 1, यानी अगर हमें मल्टीप्लाई 8 का किया तो आप 2 बार ना करके 1 बार ही गुणा कर लो। कैसे करोगे, 8 एकम 8। अब यहां करो, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी हो जाएगा 16, और 8 एकम कितना हो जाएगा 8, ये आ गया। यहां कैसे आप करोगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां सिक्के हैं कितने, 2, तो आपको मल्टीप्लाई हकीकत में करने कितना है, 3 दूनी 6। देखो एक सिक्के में 3 बढ़ेगा, 2 सिक्के में कितना, 6। तो यानी ये 6 तियां कितना हो जाएगा, ये 6 तियां हो जाएगा 18, और ये 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। यहां पर ये आ गया। उसके बाद देखो वैसे तो मल्टीप्लाई हमें 2 का करना है, बट यहां सिक्के हैं कितने, 3, तो 3 दूनी कितना 6, यानी 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 6 सत्ते हो जाएगा 42, और यहां पर 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। अब हमें इन तीनों को मिलाना है और बताना है कि सोने और चांदी का अनुपात क्या है। मतलब सिंपली हमें इन्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये 30 और 30 60, 60 और 8 कितना हो जाएगा 68, 68। यहां पर ऐड कर लीजिए। यहां पर आप देखेंगे 8 और 2 10, 10 और 6 16, और उसके बाद 4 5 6 और 1 कितना 7, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 76:68। और चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो आप, किससे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, 4 से कट जाता, सीधा सीधा 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 निम्मा 36, 19 चौके कितना होता है 76, और यहाँ पर 4 से काटो कितना हो जाएगा 17 चौके 68। यानी अनुपात का मतलब आपसे क्या बताया था, सिंपलेस्ट होना चाहिए, मतलब छोटे से छोटा जो अब ना कट पाए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 19:17। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है कि समान लंबाई पर भिन्न मोटेपन की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई गईं। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे में जलना चाहिए और पतली को 2 घंटे कम, अर्थात 4 घंटे में। तो कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली से 2 गुनी लंबाई में रहेगी? तो आप देखिए समान लंबाई पर 2 भिन्न मोटेपन की मोमबत्तियां, कुल मिला के आप ये देख लीजिए 2 मोमबत्तियां हैं। ठीक है, जो इनकी लंबाइयां हैं वो तो कैसी हैं, लंबाइयां जो हैं वो इनकी हैं समान, जो लंबाइयां हैं वो इनकी कैसी हैं, समान। लेकिन
जो इनका मोटापा है, ठीक है, वो कम ज़्यादा है, एक थोड़ी सी मोटी है और एक थोड़ी सी पतली है, बट जो इनकी हाइट है वो सेम है। तो लिख रखा है कि समान लंबाई पर भिन्न मोटेपन की दो लंबाइयां एक ही समय पर जलाई गई हैं। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे में जलना चाहिए, यानी इसको जल जाना चाहिए 6 घंटे में, और पतली को 2 घंटे कम में, इसका मतलब इसको जल जाना चाहिए कितने में, 4 घंटे में। फिर आगे लिख रखा है कि कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दोगुनी लंबाई में रहेगी, ये वाली बात हमें बतानी है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। आपको यहाँ टाइम दे रखा था, कितना टाइम दे रखा है, मोटी मोमबत्ती के लिए 6 घंटे और पतली मोमबत्ती के लिए कितना, 4 घंटे में जलना चाहिए। आप सिंपली इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब यहाँ पर जाएगा ये 6 दूनी 12 और 4 तियां 12। देखिए ये है आपकी जो आर दे रखा है, ये आपका समय है, ये आपका क्या है, समय है, और समय का उल्टा क्या होता है, ये हो गई चाल। चाल का मतलब है कि जो मोमबत्ती है वो किस दर से पिघल रही हैं, और ये बीच में क्या होता है, ये बीच में आती है दूरी, डिस्टेंस आती है, और डिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या है, जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई, यानी मोमबत्ती की जो लंबाई है वो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कितनी है, 12, ठीक है, और दोनों की लंबाइयां समान है। तो आप देखिए कैसे करना है इसको, इसकी भी 12 है, और जो दूसरी लंबाई, जो दूसरी वाली मोमबत्ती है पतली और मोटी, दोनों की लंबाइयां 12-12 है। अब जो लंबाइयां भाई इनमें से ही तो ये पिघलना स्टार्ट करेंगी, और पिघलने की कुछ ना कुछ तो दर होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने मान लिया टी समय है, टी समय में कुछ पिघलेंगी। तो यहां पर देखिए जो चाल है, ठीक है, इसकी पहले वाले की 2 है और इसकी कितनी है, 3 है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर और समझाने के लिए बता देता हूं, लेकिन इनका मतलब नहीं है। दूरी बराबर देखिए होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, मतलब जो मोमबत्ती है वो किस चाल से पिघल रही है। तो चाल मैंने मान लिया ये 2 है, और समय मैंने मान लिया कितना, टी। इसका मतलब ये 2t की जो रेट है उससे ये पिघल रही है। जो मोटी वाली लंबाई थी, ठीक, मोमबत्ती थी, उसकी लंबाई थी 12, यानी इसमें ये पिघल रही है 2t से, और ये वाला जो पिघलेगी वो कितना, 3t से, ठीक, इतना हो गया। और अगर देखा जाए आगे लास्ट में हमें क्या बोल दिया है, आगे हमें बोल दिया कि कितने समय में मोटी लंबाई, मोटी मोमबत्ती पतली से दोगुनी हो जाएगी। मतलब हमें ये बता देना ये मोटी वाली है ये दोगुनी रह जाएगी, और ये जो पतली वाली है वो इसकी 1 गुनी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर पता लग जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस का ये 2t और बराबर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी कितना, 24, और ये हो जाएगा 3 दूनी कितना, ये हो जाएगा 60। ओके, तो यहां पर 6 को इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, यानी 6 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, ये 4t, और ये 24 है, प्लस का 12 उधर जाएगा, किसका, माइनस का। 24 में से 12 गया, बचेगा कितना, 12। इसका मतलब यहां पर ये आ जाएगा 4 तियां 12। इसका मतलब कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती की दोगुनी होगी, तो आप बोल सकते हो कितने समय में, 3 घंटे में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लिख रखा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कों की संख्या x है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनका जो आंसर हमें बताना होता है वो ऑप्शन के हिसाब से बताना होता है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख के बता देता हूं। यहां पर ए ऑप्शन दिया गया, इसका ये दे रखा है x/z। ऑप्शन जो बी है वो बता दे रखा है z/x। ऑप्शन जो सी दे रखा है 1 माइनस का x/z, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये x/z-1। ये जो आपका आंसर होता है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देना होता है। अब देखिए क्या बोला गया था, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, इसका मतलब यहां पर देखना सॉल्यूशन, छात्रों की कुल संख्या जो हमें दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल दे रखे हैं, वो कितना दिए हुए हैं, z। फिर हमसे बोल रखा है उसमें लड़कों की संख्या जो है वो x है, जो लड़के हैं इसमें लड़कों की जो संख्या है, ठीक है, लड़कों की संख्या जो है x है। अब हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, तो सिंपली हमें देखने से क्या लगेगा, हमें क्या करना है, टोटल लड़के z है और z में से x माइनस कर दो तो लड़कियों की आ जाएगी, तो यानी z माइनस x। अब देखिए क्या कोई ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप ये एक बात बताओ, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको टोटल दिए हैं 50 रुपए, और 50 में से आपने 13 रुपए खर्च कर लिए हैं, तो आपने कितने खर्च किए, आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 13 रुपए आपने खर्च कर दिए कितने में से, 50 में से, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हमें अपनाना है, क्या कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो तो हैं z, बट इसमें लड़के कितने हैं, x। कितने में से, z में से x लड़के हैं, बाकी की लड़कियां हैं, ठीक। और ये फ्रैक्शन बन गया है, फ्रैक्शन का जो क्लियर मान होता है, टोटल मान होता है वो कितना होता है, 1। यानी हमें अगर
लड़कियों की संख्या निकालनी है, गर्ल्स की संख्या निकालनी है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा कितने से, 1 में से। यानी अगर मैं 1 में से इसको माइनस कर दूं तो ये संख्या आ जाएगी किसकी, लड़कियों की। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 1 माइनस का x बटे जेड, यानी आपका यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन लिख रखा है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हों। मैंने आपको समानुपात पढ़ाया था, तब आपको बताया था समानुपात का नियम क्या होता है, पहली संख्या का चौथी संख्या में जो गुणा होता है वो दूसरी में तीसरी संख्या के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए क्या लिख रखा है, आपसे लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि संख्याएं दे रखी हैं 103, उसके बाद दिया हुआ है 135, उसके बाद दे रखा है 110 और उसके बाद दे रखा है 144। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं क्लियरली हर लाइन को लिख देता हूं, ठीक है, बट कैलकुलेशन आपको इजी से इजी वे में करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां आपको समझाने के लिए हर लाइन लिखता हूं, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। बोल रखा है कि हर एक संख्या में हमें एक संख्या जोड़ी जानी है, तो कुछ भी आप मान लो जो आपको जोड़ना है। जैसे मैंने मान लिया इस 103 में मैंने जोड़ा है x, ये पहली संख्या बन गई। उसके बाद इस 135 में जोड़ा है x, ठीक है, समान संख्या जोड़ी जानी है, तो जो भी आपको x y मानना है तो हर संख्या में आप यही जोड़ोगे। और उसके बाद ये आ गया 144 प्लस का x। अब इन्होंने बोल रखा है कि जैसे ही समान संख्या हम लोग हर संख्या में जोड़ते हैं, ये चारों की चारों संख्याएं किसमें आ जाती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। और समानुपात के लिए आपको पता ही है, यहां पर जो चिन्ह लग जाएगा वो समानुपात का, इसका मतलब इसका इसमें भाग लगेगा, इसका इसमें भाग लगेगा। या मैं यूं बोल सकता हूं कि पहली का जो गुणा होगा वो चौथी में और दूसरी का गुणा होगा किसमें, तीसरी में होगा। तो इसको जरा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं लिखूंगा 103 प्लस का x और बटे कितना कर दूंगा 135 प्लस का x और बराबर में, भाई समानुपात है, सम अनुपात यानी दो अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं, यानी ये आ जाएगा आपका 110 प्लस का x और बटे 144 प्लस का x। देखो इतना लिखने के बाद एक तो यही तरीका होता है कि आपके पास ऑप्शन होंगे, तो जहां मैंने ये x जोड़ा है वहां पर आप क्या करोगे, ऑप्शन को ऐड करके देख लोगे। जहां पर पहली और चौथी गुणा और दूसरी और तीसरी का जो मल्टीपल है वो सेम आ गया, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वो तरीका तो आप सब लोग कर ही लोगे आराम से, ऑप्शन जब आपको दे रखे होंगे। बट यहां पर देखिए जो मैंने ये कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप ये डायरेक्टली ऐसे करने लग गए तो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको CND सिखाया इससे पहले जब मैं कॉन्सेप्ट करा था, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना सिखाया है, उसी का यूज करिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये 103 प्लस का x है, इसको ऐसे ही लिखने 103 प्लस का x। अब मुझे क्या करना है, इस हर में से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, यानी 135 प्लस x में से इसको माइनस करूंगा तो देखो माइनस 103 आएगा और माइनस x। ये आपको अब लिखना नहीं है, सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, आपको ओरली, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। यानी 135 में से 103 जाएगा, ठीक है, तो 35 में से 3 गया, बचा कितना, ये बच जाएगा 32 और x से तो x कैंसिल ही हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहां पर देखिए 110 प्लस का x, तो आप क्या करोगे, इस नीचे वाले में से इसको माइनस करो। भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, जो यहां काम कर रहे होंगे वही हम लोग यहां करेंगे। और 44 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो बचेगा कितना, 34, और ये प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक। तो यहां से ये देखिए ये जाएगा कितना, 2 से 16 और ये 2 से जाएगा कितना, 17। कैलकुलेशन को आपको कम से कम करना है, बार बार लिखोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर देखना 17 का x में गुणा करेंगे 17x आएगा, 16 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, 16x आएगा, 17x में से 16x घटाएंगे बचेगा कितना, ये बचेगा x बराबर, ठीक। तो यहां पर ये देखिए 17 × 51, 17 एकम 17, इसका मतलब ये कितना आएगा 17, ये आपका मल्टीप्लाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17 51। और यहां देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 0 से 0 और 16 एकम 16, 16 एकम 16 और ये कितना हो गया 17। यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। यहां पर ये यहां पर देखिए 17 17 दोनों है, 60 में से आप 51 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। यानी हर एक संख्या में जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो है कितनी, 9। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न इसी तरीके का है, बट इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है, उसका क्या करना है देखते हैं। लिख रखा है कि अगला को जो क्वेश्चन है वो लिख रखा है कि जब 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं, तो x + 7 और x - 2 के बीच का मध्य अनुपातिक क्या होगा। जो मैंने आपको प्रथमा, मध्या, तृतीय और चतुर्था सिखाया था, उसी का एक पार्ट इन्होंने पूछ लिया गया हमसे, ठीक है। तो देखते हैं हमसे जो पूछ रखा है उसको देखते हैं थोड़ा। संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं,
2 3 30 35 संख्या दे रखी है 2 3 30 और 35। देखिए अभी मैंने सी एंड डी आपको प्रयोग करके दिखाया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर और मैंने आपको बोला कि ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो आप, जैसे मैं आप करके दिखा देता हूं ऑप्शन का यूज करके आपको कैसे डील करना है जिसको ना समझ आए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें आपको 6, ऑप्शन सी दे रखा है 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 5। चेक करते हैं यानी हर बार अब की बार पहले हमें जो संख्या हमें ऐड करनी है वो कितनी ऐड करनी है 7। कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, चेक कर लो। तो यहां पर देखेंगे ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहां पर 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यहां पर 30 में 7 जोड़ोगे कितना 37 हो जाएगा और 35 में आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42। तो मैंने आपको क्या बताया, पहली और चौथी का जो गुणा है वो दूसरी और तीसरी के बराबर होना चाहिए, या ये पहला जो अनुपात है वो इसके बराबर होना चाहिए 37/42 के। तो आप बताइए क्या अनुपात ये आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जल्दी से हम लोग दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में लिख रखा है 6, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 6 और 3 कितना 9, सीधा लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बराबर लगा दूं। 30 में 6 जोड़ूंगा कितना 36 और यहाँ पर 35 में मैं 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 41, यही आएगा। ठीक, तो यहां पर इसको चेक करके देखो क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमने इसको चेक करके देखा ये तो कटना है ही नहीं, मतलब 8/9, यहां पर भी 8/9 आना चाहिए। तो क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैसा है, गलत है। 4 चेक करके देखो, 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये 4 और 3 कितना हो गया 7, 30 और 4 कितना हुआ 34 और 35 और 4 कितना हो गया 39। क्या 6/7 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट कितना है 5, तो 5 देखो, 5 और 2 कितना हुआ 7, 5 और 3 कितना 8, 30 और 5 कितना 35, 35 और 5 कितना 40। तो आप देखो कैंसिल आउट करोगे, 5 7 35, 5 8 40। देखो दोनों के दोनों जो है वो कैसे हो गए, बराबर। इसका मतलब जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा कितना डी। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आपको सिंपली ऐसे चेक कर लेना अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो। ठीक, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट मेथड बताया, फिर से मैं इसको करके दिखा देता हूं कि कैसे। मैंने आपको बताया था कि हर एक संख्या में ठीक समान संख्या जोड़नी है, तो मैं कितना बोलूंगा यहां पर, ये हो जाएगा 2 प्लस का x, यहां हो जाएगा कितना 3 प्लस का x, इधर आपका हो जाएगा 30 प्लस का x और यहां आपका आ जाएगा 35 प्लस का x। ठीक, तो ये आपका आएगा 2 प्लस का x बटे 3 प्लस का x बराबर 30 प्लस x और यहां पर जाएगा 35 प्लस का x। ठीक है, ये वाली चीज। फिर से हमें वही काम करना है कि 2 प्लस x, ये तो है ही, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 गया कितना 1। लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा। यहां पर आप देखेंगे ये रहा 30 प्लस का x तो रहेगा ही रहेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, लिखना ही नहीं है। 35 में से 30 गया, बचेगा कितना 5। तो अब यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका 5x और ये 5 दूनी कितना 10 और बराबर में 30 प्लस का x। तो 5 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा ये 4x और 30 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 20, यानी 4 पंजे 20। यानी हमने अभी आपने देखा था जो हमने आंसर निकाला था वो कितना 5 ही निकाला था। अब हमें यहां तक नहीं निकालना कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी है, आगे भी सवाल को बढ़ाया गया। इन्होंने क्या बोला है अगले सवाल, आगे बोल रखा है कि x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करें। तो मध्यानुपात मैंने आपको कैसे बताया था भाई, अगर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है तो अंडर ले लो, उनका वर्गमूल ले लो। x प्लस हमें दे रखा है 7, देखो x का मान है 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणा। दूसरा दे रखा है x - 2, x का मान 5, 5 में से 2 गया कितना 3, 12 3 कितना हो गया 36 और 36 का जो वर्गमूल आएगा कितना 6। इसका मतलब उन दो संख्याओं का मध्यानुपात हो जाएगा 6। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रखा है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात ज्ञात कीजिए। आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक उठाइए, हर बुक में यह सवाल मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख लेना है। जो मैं आगे के 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं उनमें आपको इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। देखते हैं पहले इसको। लिख रखा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात है। पूरी सतह पर किसका, भूमि और जल का अनुपात आपको दे रखा है, और वो भी कितना दिया हुआ है, ये अनुपात दे रखा है 1:2। 1:2।
ये देखिए भूमि और जल का अनुपात ये आपको दे रखा है पृथ्वी की पूरी सतह पर, ठीक है। मैं यहां पर आपको बस इतना लिख देता हूं, ये पूरी सतह पर टोटल, ये पूरी सतह का अनुपात दे रखा है, ठीक। फिर आगे हमसे बोल रखा है उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, ठीक है। मतलब भूमि और जल का जो अनुपात है वो अनुपात दिया है 2:3। तो अब हमें बताना है कि दक्षिणी, ये जो अनुपात दे रखा है ये आपको दे रखा है उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी अर्धगोलार्ध पर। और अब की बार जो हमें बताना है वो बताना है दक्षिणी अर्धगोलार्ध का। किसका अनुपात बताना है? सेम यही भूमि और जल का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाली चीज है। तो देखते हैं इसको कैसे करना होता है। पहले तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी पर दो चीजें अवेलेबल हैं, एक आपकी भूमि है और एक आपका जल है। और भूमि और जल का अनुपात इस पूरी पृथ्वी पर वो कितना है? 1 और 2 में, ठीक। अब क्या किया गया, इसको गोलार्ध में मार दिया। आपको पता है कि पूरी जो पृथ्वी होती है ये 2 गोलार्धों में बटी हुई होती है। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है इस पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है हमने कितना? 2:3। अब हमें यह बताना है इस दक्षिणी गोलार्ध पर जो भूमि और जल का अनुपात होगा वो कितना होगा। देखिए इतना तो कंफर्म हो गया कि इन आधे आधे होते हैं ये। अब ये भाई भूगोल की क्लास नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी में। ये हाफ हाफ होते हैं। अगर ये समान होते हैं तो इन दोनों का योगफल इस पूरे के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कैसे इनको बराबर करेंगे? देखिए यहां पर 3 और 2 कितना है? यहां 3 और 2 ये है 5, और ये 2 और 1 कितना है? 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी पृथ्वी का मान हो 3 और यहां पर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का मान हो 5? अगर उत्तरी गोलार्ध 5 है ना तो पूरी पृथ्वी का मान 5 दूनी कितना होना चाहिए? 10, क्योंकि 5 ये होगा और 5 ये होगा। तो इन्हें कैसे क्लियर कैसे करेंगे? तो इन्हें समान करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लो। 5 दिया कितना हो गया? 15। इसका मतलब अगर ये 15 है, ठीक है, तो ये इसका होना चाहिए 2 गुना, यानी 15 दूनी कितना? 30 होना चाहिए। तो इसको 30 बनाने के लिए हम लोग गुणा करेंगे किसका? 10 का। और इसको हमें बनाना है 15, यानी इसमें गुणा करेंगे कितने का? 3 का। ये आपको लाइनें समझ आनी चाहिए। देखिए मैंने किया 5 या 15, ये मान किसका आएगा? उत्तरी गोलार्ध का। और 15 ही मान आएगा किसका? दक्षिणी गोलार्ध का। और 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30, ये की पूरी पृथ्वी का हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए। यहां पर ये आपका आ जाएगा 10 एकम कितना? ये 10 एकम हो जाएगा 10, और यहां पर 10 दूनी कितना? 20। उसके बाद इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा? 3 दूनी कितना? 6, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, ठीक। अब माइनस कर दीजिए भाई, टोटल में से उत्तरी, टोटल में से मैं उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब मैं 20 में से अगर 9 माइनस करता हूं तो आएगा कितना? 11, और 10 में से मैं 6 माइनस करूंगा कितना आएगा? 4। इसका मतलब जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है इस पर भूमि और जल का जो अनुपात आएगा वो आएगा कितना? 4:11। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है बिल्कुल, ठीक। लिख रखा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी, मतलब बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, मैं यहां पर लिख देता हूं पूरे का। अभी मैं आपको एक बार समझा ही चुका हूं किस किस का है। भूमि और जल का अनुपात, ये भूमि और जल का अनुपात पूरी पृथ्वी पर ये आपको दे रखा है 3:5, और उत्तरी गोलार्ध पर ये भूमि और जल का जो अनुपात दे रखा है ये दे रखा है आपको 7:9। फिर से मैं वही लाइन बोलूंगा, एक बार आप समझ कर चुके हो कॉन्सेप्ट को, आपको डायरेक्टली करना है क्या? आप यहां पर देखिए 9 और 7 कितना हुआ? ये 16, और ये 5 और 3 कितना? 8। मतलब पूरी पृथ्वी का मान 8 है और उत्तरी गोलार्ध का 16। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, बल्कि ये होना चाहिए डबल। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना? 16 ही आएगा। अगर ये 16 है तो अगर उत्तरी गोलार्ध 16 है तो दक्षिणी गोलार्ध भी 16 होगा, और 16 और 16 कितना? 32। यानी इस ऊपर वाले को हमें बनाना है कितना? 32। इसका मतलब ये 8 में कितने का गुणा करूंगा? 4 का। तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो यहां पर और इसमें गुणा किसका कितना करना है? 1 का, या किसी का भी गुणा नहीं करना है क्योंकि इसका आधा रखना है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 तिया कितना? 12, और यहां हो जाएगा 4 पंजे कितना? 20, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 7 अनुपात कितना है? 9। ये आपका आ जाएगा 7:9। माइनस कर दीजिए।
20 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11, और 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध पर जो भूमि और जल का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 5:11। देखिए क्वेश्चन तो यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है, बट इसमें क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, देखते हैं। लिख रखा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तो पानी का अनुपात हमें खोजना है, जो आधा दक्षिणी गोलार्ध बचा हुआ है उसमें बताना है कि कितना होगा। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा है? पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 1:2, 1:2। और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? वो है 2:7। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पूरी पृथ्वी का है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध का है, तो जो आंसर आएगा वो किसका? दक्षिणी गोलार्ध का आएगा। इस दक्षिणी गोलार्ध पर इस भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना आएगा? तो आपको वही काम करना है। ये देखिए 2 और 1 कितना है? 3, और ये 7 और 2 कितना है? 9। ऐसा संभव नहीं है कि पूरी पृथ्वी का सिर्फ 3 हो और यहां पर उत्तरी गोलार्ध का 9 हो। ऊपर वाला डबल होगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, लेकिन ऊपर वाले को 18 करो तो ये हो जाएगा 6 का गुणा, ये 9 और ये 9, 9 और 9 कितना? 18। तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो अपने मन की तसल्ली के लिए 1 का गुणा कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 6 एकम कितना? 6, और यहां पर 6 दूनी कितना हो गया? 12। यहां कितना ये हो जाएगा? 1 का 2 में गुणा करोगे 2, और 1 का 7 में 7, मतलब वही रहेगा। कुल मिला के 6 में से 2 गया कितना? 4, और 12 में से 7 माइनस करो कितना? 5। यानी पूरे दक्षिणी भाग में, ठीक है, भूमि और जल का जो अनुपात है वो 4:5 है। ये पूरा जो दक्षिणी भाग था, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा था, इसमें 4:5 के अनुपात में है। अब इन्होंने इस दक्षिणी भाग के बारे में एक लाइन और बोल दी है, क्या लिख रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात, मतलब अब फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो जैसे भी, और यहां पर इन्होंने अनुपात दे दिया है 3:2 आधे हिस्से का, और बाकी आधे हिस्से का बताना है। कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट हमने अभी किया है इसी को दोबारा रिपीट करना है। कैसे? ये तो दक्षिणी गोलार्ध है, इस पूरे में भूमि और जल का जो अनुपात दे रखा है वो हमने निकाला है कितना? 4:5। इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध में 4:5, और जो आधा हिस्सा है इसमें भूमि और जल का अनुपात कितना है? इसमें भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। अब बाकी आधे में निकालना है, तो सीधी सी बात है जो अभी तक हमने किया है, 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5 और 4 कितना हुआ? 9। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 गुना होना चाहिए, 9 और 5 का एलसीएम कितना? 45। ठीक है, अगर ये 45 इसको करूंगा, इसमें मैं गुणा करूंगा 9 का, लेकिन इसमें गुणा करूंगा मैं कितने का? 10 का। तो क्योंकि 45 दूनी कितना? 90 मुझे बनाना है। 45 ये भी रहेगा, 45 ये, तभी तो इसके बराबर आएगा। इसमें मैंने गुणा किया है 10 का, और इसमें गुणा किया किसका? 9 का। तो ये हो जाएगा 10 चौके कितना? 40, और यहाँ पर ये 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50। यहां पर देखिए ये 9 दूनी 9 तियां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, और ये 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। माइनस कर दीजिए भाई, 50 में से आप 18 माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करो 2 आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करोगे, यहां पर कितना आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3, 32 आ गया। यहां पर आप माइनस करो, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1। इसका मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा 13:32। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं कि एक सोना 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ हो तो सोने की मूल कीमत क्या थी? मतलब जो सोने की कीमत लग रखा है कि 3 हिस्से, एक सोना था, टूटने के बाद 3 उसके हिस्से हो गए हैं, और 3 हिस्से का जो अनुपात है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, इनका जो अनुपात दिया गया है वो आपको दे रखा है 3:4:5। और एक कंडीशन हमें बोल रखी है, उस कंडीशन को पहले लिखना है। लिख रखा है सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। सोने की जो कीमत है
वो इसके वजन के वर्ग के, ये आपका जो वेट होगा, वजन होगा, जो भार होगा, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितना ज़्यादा आपका वजन होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी जो क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। ठीक है, वो वर्ग के रूप में उसकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब आगे हमसे लिख रखा है कि यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान होता है। तो आप खुद सोचो, पहले तो ये जो हीरा टूटा है, टूटने से पहले पूरा हीरा होगा और पूरे हीरे का सम्मिलित जो भार होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सम्मिलित भार होगा वो कितना होगा भाई, वो तो इतना ही होगा, 5 4 9 और 3 कितना 12। अगर भार 12 है तो इस पूरे हीरे की कीमत कितनी होगी, इस पूरे हीरे की कीमत कितनी होगी, जो कीमत है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी 12 12 कितनी हो जाएगी 144। ठीक है, अब हीरा टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया, तो टूटने के बाद ठीक है इसकी जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए अलग अलग अब इसका मूल्य निकालना है। पहला टुकड़े का मान है 3, भार 3 है, तो इसका जो कीमत आ जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं सही से, इसकी जो कीमत आएगी 3 3 कितना 9। दूसरा जो टुकड़ा है वो 4, यानी 4 चौके कितना 16, और तीसरा है 5 पंजे 25। तो आप देखेंगे 16 और 9 25, 25 और 25 कितना हो गया 50। जहां जब हीरा पूरा था, हीरा या सोना या मोती जो मर्जी दे रखा है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि जो भी ये चीज थी जब ये पूरी थी तब इसका वजन था 144, और जब ये टूट गया है, 3 टुकड़ों में टूट गया है, अब इसका जो कीमत रह गई है वो रह गई है कितनी 50। इसका मतलब इसकी कीमत में आ गई है गिरावट। हमारे अनुसार कितनी गिरावट आई है, कितनी कमी हुई है, तो आप देखेंगे यहां बचेगा 4 और 14 में से 5 गया 9, यानी हमारे हिसाब से इस पूरे सोने में टूटने के बाद जो कीमत में कमी हुई है वो कितने की 94 की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कमी कितने की हुई है, ये बता रहे हैं हमें कमी हो गई है 23,500 की, क्योंकि हीरा जो है या जो सोना है वो टूट गया है। ठीक, तो आप यहां पर देखेंगे 1 बराबर कितना 23,500 बटे ये 94 हो जाएगा। हमें जो मूल कीमत है हीरे की, ठीक, वो निकालनी है, तो मूल कीमत कितनी है 144, 1 बराबर इतना है, तो 144 बराबर कितना होगा, यह आ जाएगा 23,500 बटे 94 और गुणा कितना 144। कैंसिल आउट कर लीजिए, किससे कर रहा है, 2 से काटेंगे ये 47 जाएगा, और 2 से काटेंगे 7 और ये 2। तो ये देखिए यहाँ पर 5 7 35, 5 चौके 20 और 3 23, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है किससे 5 से। गुणा कीजिए, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 7 35 और एक कितना 36, और यहाँ जीरो कितनी बची है 2। इसका मतलब जो ये सोना था, इस सोने की जो पूरी कीमत थी वास्तव में वो कितनी थी 36,000 रुपए। देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। देखिए जो अभी हमने सवाल किया था उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन में बोल रहा हूं। लिख रखा है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी। देखिए भाई, जिस प्रकार से सोना टूटता है, जिस प्रकार से हीरा टूटता है, उसी प्रकार से आपका दिल भी टूटता है। बट इस लॉकडाउन में आप लोग संभाले रहना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका लाभ ले लेना, दिल टूटने का नहीं ना टूटने का। देखिए सवाल करते हैं, तो सवाल हमें क्या बोला गया है कि दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात। भैया ये भावनाएं दे रखी हैं, और इन भावनाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:2:3:4। ठीक, देख रखा है कि दिल की जो कीमत है, जो दिल की ये कीमत है, ये कैसे बढ़ती है घटती है, भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो ये भावनाएं हैं, इन भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जिस प्रकार से अभी हमने सवाल किया था, बस यहाँ पर ये दिल विल ले लिया और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तुम भी लोग खेलते रहते हो इससे। फिलहाल देखो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। अब इनकी जो अगर मुझे कीमत निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पहले जैसे मैंने पूरी निकाली थी, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, लिखूंगा नहीं हर एक चीज को। आप ही देखिए, अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना आएगा, ये आएगा 4 3 7 2 9 और एक कितना 10। ठीक है, टोटल जो ये आपकी भावनाएं हैं वो थी 10, और अगर मुझे कीमत निकालनी है तो मैं इस भावनाओं का क्या कर दूंगा वर्ग, यानी 10 धाम कितना 100, यानी वास्तव में टोटल भावनाओं का जो मूल्य था वो था 100। बाद में ये भावनाएं 4 टुकड़ों में बिखर गई, तो चारों का मूल्य अलग अलग हो जाएगा। कितना कितना, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा,
2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे कितना 16 आ जाएगा। इसका मतलब 16 और 9 25, 25 और 5 कितना 30। इसका मतलब जब हमारा दिल टूटा तो जो भावनाओं की कीमत है वो घट गई, हकीकत में घट जाती है ना, और घटने के बाद ठीक है ये कितनी रह गई 30, ये घट गई है। तो अब यहाँ पर देखो कि हमें भावनाएं, जो हमारा दिल टूटा है उसकी वजह से कमी कितने की हो गई है क्वेश्चन में, वो हो गई है 700 रुपए का नुकसान हुआ है दिल टूटने पर। और हमारे हिसाब से कितने रुपए का नुकसान हुआ है, अगर 100 में से 30 घटाऊं तो मेरे हिसाब से नुकसान हुआ 70 का, और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कितने का नुकसान हुआ 700 रुपए का। तो आप देखेंगे 70 एकम 70 और 70 एकम 70, यानी 1 बराबर कितना 10 रुपए का नुकसान हुआ। देख लीजिए क्या निकालना है। तो दिल की मूल कीमत क्या थी भैया, मूल कीमत दिल की कितनी थी 100। जब 1 बराबर 10 रुपए है तो बताइए 100 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 100, और बराबर में ये कितना आ जाएगा 1000 रुपए। यानी जो हमारा दिल था उसकी जो मूल कीमत थी वो कितनी थी 1000 रुपए। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़की ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। सही है, तोड़ें वो सवाल करें हम, चलिए करते हैं। देखिए एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। पहले तो भैया पेंसिल ही बना लो, ये मैंने बना ली पेंसिल, ठीक। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। जब 2 भाग टूटेंगे तो कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा हो जाएगा। तो एक मैंने मान लिया बड़ा भाग और एक ये मान लिया छोटा, ठीक है। फिर लिख रखा है कि तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा। देखो लड़की ने पेंसिल तोड़ी है और लड़का अब ऑब्जर्व करेगा कि किस हिसाब से टूटी है। तो पहले हम लोग ही देख लें। मैंने मान लिया ये जो बड़ा हिस्सा है वो x है और जो छोटा हिस्सा है, देखिए अब यहां पर मैं बाई नहीं मान सकता हूं क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं कि मैं दूसरी इक्वेशन बना सकूं। और आपको पता होना चाहिए 2 चर पदों का मान तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब मिनिमम आपके पास इक्वेशंस हो कितनी 2, बट हमारे पास एक ही है, इसलिए मैं x और y यहां पर नहीं मान सकता हूं, इसलिए मजबूरी है कि हमें मानना पड़ेगा 1। ठीक, अब देखिए लड़के ने क्या ऑब्जर्व किया है, उसी बात को यहां पर हमें पॉइंट आउट कर देना है। लड़के ने क्या बोल रखा है कि लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है। किन 2 टुकड़ों का, इनका, यानी x और 1 का अनुपात वही है, मतलब बराबर है। भाई समानुपात वाली बात चल रही है। अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का, भाई पूरी पेंसिल का अनुपात मतलब ये x प्लस का 1, जो अनुपात पूरी पेंसिल का कौन से टुकड़े के साथ है, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, और बड़ा टुकड़ा है कितना x। ये वाली बात इस लड़के ने ऑब्जर्व कर ली। तो लिख रखा है लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। कुल मिला के पहले हम x का मान निकालें तो हमें पता लग जाएगा किस अनुपात में तोड़ा है। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x प्लस का 1। इधर लेके आ जाओ, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 और बराबर में कितना 0। अब ये देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गया है। एक के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के आप एक ही ले आओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मेरे भाई आपको चलना पड़ेगा हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में हमने श्री धराचार्य जी को पढ़ा है। उन्होंने हमें बताया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना टूटे तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कि कैसे उन्होंने बता रखा था। पहली बात, एक इस इक्वेशन को हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा किससे। ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। ये श्री धराचार्य जी ने एक इक्वेशन दी थी क्वाड्रेटिक की, और इसी में इन्होंने बताया कि अब यहाँ जैसे x है तो इस x का मान कैसे बताएं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने श्री धराचार्य को ना पढ़ा हो जो हाई स्कूल करके आया है। ओके, अब मान रखेंगे, देखो कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। x बराबर माइनस बी, ये b है, ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, उससे टेंशन नहीं है, ये b है। तो यहां पर देखिए जो ये x का जो मल्टीपल है वो b है, और यहां पर जो x का मल्टीपल कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब -1 है। तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये रहा +1 अंडर रूट
फिर से मैं बी यहाँ यानी बी का मान -1 का वर्ग करूंगा क्या, प्लस का बना जाएगा। और उसके बाद चिन्ह किसका है, माइनस का 4 इंटू, देखिए ए का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 1 इंटू सी का, देखिए सी अचर पद होता है और यहाँ सी अचर पद कितना -1, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये रहा अपॉन, ये रहा 2 इंटू ए का मतलब होता है आपका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, वो कितना है 1। ओके, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। आगे हम लोग देखेंगे x इज इक्वल यहां पर ये आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए कितना हो गया, ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहां पर आ जाएगा बटे कितना 2। ठीक, यहां से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, क्या क्या, मैं सही से और लिख देता हूं। x की 2 वैल्यू निकलेंगी 1, उसके बाद एक आएगी प्लस अंडर रूट 5/2 और एक वैल्यू आएगी 1 माइनस का अंडर रूट 5/2। ठीक है, तो यहां पर आप ये खुद देखिए 1 में से इसको माइनस करूंगा यानी ये वाला पार्ट नेगेटिव में चला जाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा क्रॉस। ओके, यानी जो यहां पर अनुपात आया है, ठीक, x के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो मैं मान सकता हूं क्या है 1, और हमने पेंसिल को तोड़ा भी तो इसी के अनुपात में था, इसका मतलब x:1 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1 प्लस का √5 और रेशियो कितना 2, यानी जो पेंसिल को हमने तोड़ा है वो तोड़ा है 1 प्लस √5 रेशियो 2। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न, और अगला क्या, आज का सेशन ही हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए थे, आप लोग पहले, आपको सीधी सी बात है ये करना है, आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं आना है। ठीक, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूं क्वेश्चन स्क्रीन पे लग जाता है, ठीक है, उसका आप पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। आप पढ़ चुके हो, अलग अलग जगह से आप पढ़ चुके हो, तो सीधी सी बात है आपको देखना चाहिए कि मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं आप उनमें से कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आपके सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आने वाला आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।